महाकालेश्वर मंदिर और उसके बाद का कार्यक्रम और कल का कार्यक्रम जो खास तौर से रतलाम में होगा, उसके बारे में जानकारी हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी देंगे। और मैं हमारे सांसद साजन सिंह वर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको उसके बाद संबोधित करें। जीतू पटवारी जी। आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार साथियों, जैसा कि आप लोग रोज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर कर रहे हैं, अखबारों में जिस तरीके की जगह कवरेज भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया में, अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मध्य प्रदेश की और देश की जो मिल रहा है, मैं उसको लेकर आप सबको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। साथियों, बात यह है कि जैसे पहले दिन मुरैना में अद्भुत अकल्पनीय जो समुदाय जनसमूह इकट्ठा हुआ, वो मतलब कल्पना से परे था। और राहुल जी को जिस तरीके से लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर सर माथे पे उनकी यात्रा को, उनके न्याय को, उनकी भावना को, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको आत्मसात किया, उसके लिए हम अभिभूत भी हैं और सबके ग्वालियर चंबल की जनता के आभारी भी हैं। वो चाहे ग्वालियर हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे गुना हो, चाहे राघोगढ़ हो, चाहे उसके आगे आज मैं समझता हूँ ब्यावरा के बाद हमने जब पहला पड़ाव राजगढ़ जिले में ही अद्भुत सुबह 8 बजे से लोग जो एकत्रित हुए और जिस तरीके से उनमें उत्साह दिखा, ये किसी भी उस विचार के पीछे इतने लोग इतनी सुबह आ सकते हैं जितनी सुबह आज स्वागत सत्कार हुआ। फिर शाजापुर में जिस तरीके का राहुल जी की स्पीच हुई और हजारों लोग उन्होंने वहां होना ये थी कि आर्थिक असमानता आ रही है, जिससे सामाजिक असमानता भी उसी का एक, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी होती है। ये सब राजनीतिक जो डिक्टेटरशिप की भावना आने लगी है, हमारे प्रधानमंत्री का मैं का भाव अद्भुत जागने लगा है, उसके कारण आने लगी है। उसके साथ की बात हो, किसानों के 2700 रुपए सरकार ने गेहूं के दाम का, किसानों को जो मोदी गारंटियां अभी 2 महीने पहले सरकार ने दी, 3000 बहनों की भी बात है। वो सारे तमाम मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए, ऐसा एक परिवार नहीं बचा जहां बेरोजगार नहीं मिले, ऐसा एक परिवार नहीं मिलता है अब जहां महंगाई की मार नहीं हो रही, किसान ऐसा नहीं जो कर्जदार नहीं। इसके विपरीत मैं मानता हूं कि कल आज जब ये लंच के टाइम हम सब यहाँ मक्सी के बाद एकत्रित हुए हैं, अभी उज्जैन में बहुत बड़ा रोड शो, उससे पहले महाकाल के दर्शन है। हमने प्रशासन से अपेक्षा की है कि राहुल जी की अंतर मन की इच्छा थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब आई थी, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा आई थी, तो उन्होंने गर्भगृह में जाकर भोलेनाथ की जो पूजा आराधना की थी, वो बड़े अभिभूत भी थे और उनको अंतर मन में अद्भुत शांति और एक ऐसा भाव जिसमें भोलेनाथ की एक ताकत, महाकाल की एक जो ताकत होती है, उसका एहसास उनको हुआ था। तो मैं मानता हूं कि वो फिर से वो गर्भगृह में जाके पूजा अर्चना किया है। पर अभी तक जैसा भी परिस्थिति बनेगी, मैं आप सबको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। उसके बाद कल बदनावर में, धार में हमारी बहुत बड़ी आम सभा होगी, जिसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के खड़गे जी भी उपस्थित होंगे। और उसके बाद रतलाम में रोड शो और फिर सेलाना में रोड शो है। साथियों, पीछे निकल के आ रही राहुल जी जो बार बार व्यक्त कर रहे हैं कि 90%, 85% लोगों के पास अब देश के आर्थिक संसाधनों का हक या हिस्सा या उनका अधिकार नहीं बचा। 15% लोगों के पास देश के आर्थिक संसाधनों पे कब्जा हो चुका है और ये एक दिन देश के लिए भयावह बनेगा। वो बार बार जब ये बात कहते हैं कि देश के उन जगह पे जहां पर विचार प्रज्वलित होता है, वंचित, पिछड़े, दलित, शोषित, वो गरीब वर्ग जो सामान्य वर्ग से भी आता है, वो नहीं पहुंच पाते हैं। वो किसी भी एजुकेशन की सेक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे मीडिया का सेक्टर हो, चाहे देश के ब्यूरोक्रेसी का सेक्टर हो, चाहे देश के उद्योगों का सेक्टर हो। सिर्फ अगर गरीब और ये वर्ग
वो वर्ग खेती और किसानी में मिलेगा, वो वर्ग वो सारे भावना में मिलेगा जहां पर उन्नति के रास्ते बंद है। तो मैं मानता हूं कि ये एक देश की वो भावना है जिसमें भारत जब आज़ाद हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने इस एहसास को जिया है कि देश के आज़ाद कराना, फिर संविधान बनाना, फिर संविधान की रक्षा करते हुए देश की उन्नति करना, और देश की उन्नति के बाद आज देश के संविधान की रक्षा करना और सबके लिए समान हक की बात करता हूं। और इस एहसास को, जिस एहसास को राहुल जी देश के सामने बता रहे हैं, जी रहे होंगे, और अपेक्षा करता हूं कि जैसा आप सबका अभी तक सहयोग मिला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, वो आगे भी मिलता रहेगा। पर एक महत्वपूर्ण चीज जो हम सबको, चूंकि हम उज्जैन में बैठे हैं, तो उज्जैन एक ऐसा स्थान है, जिला है, जोड़ो न्याय यात्रा को आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया था, एक जगह आई थी, एक स्थान जहां भोलेनाथ का सृष्टि का जिन पे एक तरह से त्रिलोक के जो देवता है, वही स्थान ऐसा है, उस स्थान पे ही भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा दोनों का समागम हुआ है। तो मैं 29 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा आई थी, और आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो 4 तारीख को भारत, तो ये ऐतिहासिक क्षण है, अद्भुत क्षण है। उस यात्रा में राहुल जी एक मात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को और बहुत गौरव के साथ कहता हूं, कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकली कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो 200-300 साल के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ अभी पैदल यात्रा करके इस संदेश को लेके गया हो कि जिसमें प्रेम, भारत की सभ्यता और मानवता की रक्षा का एक एहसास है। वो भारत में बात करने के लिए, विचार करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए, उस घृणा को कम करने के लिए एक व्यक्ति लगातार पद यात्रा करके 3-4 हजार किलोमीटर चले और ये एहसास कराए। और आज न्याय की बात, जैसे मैंने कहा, तो जब न्याय की बात होती है तो सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, महिलाओं का, श्रमिकों का और युवाओं का। और मैं इसमें एक बात और भी, आप लोगों के लिए भी न्याय भी है। एक जो जर्नलिस्ट होता है हमारा, वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इस मीडिया हाउस की कैसी है, इसमें भी बहुत अंतर आ गया है। तो मैं मानता हूँ न्याय की जब बात हो तो सबके न्याय की हो रही है, तो हम आपके साथ हैं। सबको फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वागत, सत्कार और आपका आपके सामने हमारे नेता जयराम रमेश जी, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, सपरा जी और हमारी बहन ओझा जी, सभी उपस्थित साथियों, संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहता हूं। मालवा की ये धरा जहां राहुल गांधी जी की यात्रा इस समय गतिमान है, ये क्षेत्र जहां से राहुल गांधी जी मालवा में प्रवेश किए, ये अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं। शाजापुर लोकसभा, उज्जैन लोकसभा, इसके बाद कल बदनावर में बड़ी आम सभा है जहां हम सारे लोग अभी जाएंगे। वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब 2 लोकसभा आदिवासी हैं, धार और रतलाम झाबुआ, और ये 2 अनुसूचित जाति की हैं, शाजापुर, देवास और उज्जैन। ये भाजपा के लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि राहुल जी न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए राहुल जी को न्याय यात्रा करना पड़ी कि भाजपा के लोगों, तुमने जितना अन्याय किया है इन वर्गों पे, वो किसान जिसकी बूढ़ी आंखों का सपना टूट के बिखरा है, उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, उस किसान का वो नौजवान बेटा जो नौकरी का रास्ता देख रहा है, उसकी आंखों का सपना टूट के बिखरा है। इनके लिए न्याय मांगने निकले हैं। अभी मोहन यादव जी ने, पत्रकारों ने पूछा कि राहुल जी की यात्रा आ रही है, उन्होंने जवाब दिया कि मैं राजीव जी से पूछूंगा, प्रश्न उठाऊंगा। मोहन यादव जी, तुम्हें अधिकार नहीं है सवाल उठाने का, तुम्हारी अनिटी है। ये जो महाकाल लोक है, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं वहां
मैं हमारे विधायक बेटे हैं, हम लोगों ने आधारशिला रखी थी, महाकाल लोक के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये यात्रा सामाजिक न्याय की भी है, उन गरीब किसानों के लिए, उसके पढ़े लिखे नौजवान बेटे के लिए है। तो ये न्याय यात्रा, मेरा ये कहना कि नेहरू गांधी परिवार के पैर कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा गतिमान होते हैं न्याय के लिए, मजलूमों के लिए। तो ये यात्रा एक ऐसी सफल यात्रा है। इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जैसे लोग कटघरे में खड़े होंगे कि तुमने राजनीति की, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये यात्रा आपकी वजह से भी सफल है और आम जनता इससे जुड़ रही है, वो भी सफलता है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। शुक्रिया साथियों, मैं कल के रैली के बारे में एक दो और जानकारी देना चाहता हूँ। किस संदर्भ में कल की रैली हो रही है बदनावर में। पिछले 10 साल में हमने देखा है वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है। उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था, जो पारित हुआ था 2013 में, उसको कमजोर किया गया है। इसके अलावा जो वन संरक्षण कानून है उसमें भी संशोधन लाए गए हैं। जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है। तो जो कानून मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पारित हुए थे और पहले हुए थे, जैसा कि वन संरक्षण कानून, और जिस तरीके से सारे संस्थाओं पर आक्रमण किया गया है, ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार की मानसिकता क्या है, खास तौर से अनुसूचित जनजाति समुदाय को लेकर। से तो कल का थीम है सामाजिक न्याय और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी भी आएंगे। अब तक 5 न्याय को लेकर खड़गे जी और राहुल जी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 2 गारंटी दिए गए हैं। पहला गारंटी जो दिया गया, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एमएसपी के लिए एक विशेष कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कराना, और साथ ही साथ एमएसपी कैसे तय होगा, किस आधार पर तय होगा। स्वामीनाथन फॉर्मूला जो खेती की लागत है उस पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। मोदी सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, पर जो सिफारिश थी उसको लागू नहीं किया है। तो ये पहला गारंटी खड़गे जी, और कल राघोगढ़ में किसान महापंचायत में राहुल जी ने ये गारंटी को फिर से दोहराया। दूसरी गारंटी जो बार बार राहुल जी कहते रहते हैं, आज भी कहा है कि हमारे देश में, हमारे देश के लिए एक एक्सरे की जरूरत है, और वो एक्सरे सिर्फ जाति गिनती से हो सकती है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों की, उसका भी हमें जानकारी हासिल करनी है। तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हर साल से लेकर हर साल, हर 10 साल एक जनगणना होता आ रहा है 1951 से, और इस जनगणना से कई जानकारी हमें मिलती है, पर मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की क्या आबादी है, जो जिसके आधार पर आरक्षण की रणनीति तय की जाती है, वो जानकारी हम हर 10 साल लेते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 2021 में होने वाली जनगणना 4 साल हो गए हैं
आज तक वो जनगणना नहीं कराई गई है। तो जातिगण जनगणना तो अलग है, पर जो रेगुलर जनगणना होता है, जो हर 10 साल किया जाता है, उसको भी मोदी सरकार ने नहीं करवाया, जो 2021 में कराना चाहिए था। और इसका नतीजा ये है कि जो आरक्षण की रणनीति है, आरक्षण की जो कोटा फिक्स होता है पार्लियामेंट से अलग अलग राज्यों में, वो आबादी के आधार पर नहीं होता है। आज भी हम 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण दिया जा रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ये संदर्भ है कल के रैली के लिए। इसके बाद 16 या 17 को मुंबई में आखिरी रैली होगा, वो इंडिया गठबंधन का रैली होगा। उसमें ये सारे जो मुद्दे राहुल जी ने उठाया है पिछले 52 दिनों में, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय जो मणिपुर से कहकर आ रहे हैं, वो उसको पूरा अंतिम रूप दिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन की ओर से मैं समझता हूँ 16 या 17 को जब एक महा रैली होगा मुंबई में, इसको विस्तार से खड़गे जी, राहुल जी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं भी इस पर बातचीत करेंगे। अभी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जीतू पटवारी जी से पूछिए। मैं पहले ही कह दूं, पहले जीतू पटवारी जी से पूछो। ये माइक इनको दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा सीट आपके पास है, यात्राएं निकल रही हैं, वादे भी हो रहे हैं, कांग्रेस एक होने की अलग अलग मंच से बार बार बोलना पड़ता है, हम सब एक ही। बीच में भी कोई डिस्प्यूट हुआ था कि बड़े नेता जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब आप किस स्थिति में जो है कांग्रेस को देखते हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। विपक्ष की स्थिति है, भूमिका में है। और आपने जब भी मेरे भाषण आपने अखबार में सुने होंगे या कांग्रेस के एक विधायक या नेता के सुने होंगे, तो हमें जो जनादेश मिला उसका हमने सर माथे पे लिया। जो जीता वो सिकंदर। हमारे जिले के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का दोहराया विधानसभा में। हम बार बार विपक्ष के रूप में जो बोल के वोट लिया उसको सरकार पूरा करे, इसकी बात कर रहे हैं। वो सदन में कर रहे हैं, सदन के बाहर कर रहे हैं, एजिटेशन के साथ भी कर रहे हैं। रही बात लोकसभा की, हम 9 लोकसभा ऐसी है जिसमें विधानसभा के भी जो रिजल्ट देखे तो हम आगे हैं। और मैं मानता हूं कि जो मोदी जी रोज महंगाई तो आगे में है। आपको कहा था 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए का किचन का ऑयल मिलेगा, मेरे ख्याल है वो मिल रहा होगा सबको, देश भर को। तो वो देख रहे हैं, घर का एक एक व्यक्ति देख रहा है, परिवार का। ऐसा एक परिवार नहीं जहाँ बेरोजगार नहीं, और एक परिवार ऐसा भी नहीं मिलेगा। 80% परिवार के बच्चे अब नशा करने लगे, शराब करने लगे। हमारे यहाँ 10 बाय 10 की दुकानें थी, आप 500 बाय 500 की शराब की दुकानें। खरीद कौन रहा है? हमारे लोग खरीद रहे हैं, बच्चे ही खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश के ही खरीद रहे हैं। तो ऐसा प्रदेश और ऐसा देश बना दिया जिसमें नशा ही नशा है, रोजगार नहीं है। तो अल्टीमेटली मोदी जी ने जिस तरीके का फिनोमा बनाया इवेंट का, अखबार का, और गुमराह लोगों में भरोसा नहीं लोगों को। 80% लोग कहते हैं ये प्रणाली है, इस पे शंका होने लगी है, चुनाव प्रणाली पे। तो ये सब भी बातें हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हम 15 से ज्यादा सीट जीतेंगे और विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे। कौन पूछ रहा है? अगर मैं सुन, कांग्रेस के अध्यक्ष भी मंच पे ही थे, जयपुर के, वहां के सारे विधायक भी मंच पे थे, आपका कैमरा नहीं था और कोई लोग नहीं आ पाए ना राजापुर के बीच में लोग दिखे। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस 29 पे आएगी? मतलब राहुल जी को नकार दिया है, आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा कांग्रेस? अब सवाल पूछ लिया ना, जवाब देने, जवाब सुनने। ऐसा है, ये कोई बात नहीं है। मेरे भाई हैं, पत्रकार हैं। एक दिन एक वीडियो भेजा इनने, तो मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया, तो इनने मैसेज किया कि रिप्लाई नहीं किया तो फिर ठीक बात नहीं। हम ऐसा झूठ कह रहा हूँ। तो सवाल ठीक है आपका, एक मिनट, सवाल ठीक है, मैं 1 मिनट बता दूं। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, अच्छा एक नंबर समझदार सवाल।
अगर सैकड़ों नहीं हजारों वाहनों का काफिला यहाँ आया, अभी मैं सारे हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं उनको भी अनुरोध करता हूँ कि बाहर गाड़ियों का ठेठ से ठेठ तक काफिला, ये शाहजहाँपुर से ही है। दूसरी बात, शाहजहाँपुर में इतनी बड़ी सभा हुई जो मेरे ट्विटर अकाउंट पे है, ये भीड़ नहीं है तो फिर ये मेरे को समझ नहीं आता है। आपकी व्यक्तिगत अगर मेरे से कोई बात हो तो कर सकते हो, पर राहुल जी को अगर नहीं करते तो अद्भुत अकल्पनीय इतनी जिज्ञासा के साथ आए हैं लोग, और मैं मानता हूं कि आपकी मंशा और बढ़ना चाहिए तो बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, एक एक करके। नहीं, बात हार और जीत, लोकतंत्र के दो पहलू है, ये बिल्कुल सही है, फिनोमा है ये। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न उठने लगे कोर्ट में, और लोग सड़कों पे इस बात को लेके आने लगे कि जो प्रणाली है, जो ईवीएम है, उसमें घपला और घोटाला है। बात सवाल ये है कि 500 विधायक इस 5 साल 10 साल में इधर से उधर दल बदल कर ले, 150 से 200 सांसद और पूर्व सांसद कर ले, तो ये लोकतंत्र 17 सरकारें गिर जाए, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहे। आपका जो मूल दायित्व है, जो विपक्ष का भी मूल दायित्व है, लोकतंत्र को बचाना और विपक्ष को ताकत देना, उसकी भी रक्षा कांग्रेस करती रहे, या ये सवाल बार बार हार जीत का करती रहे। हमने कहा था, पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, कांग्रेस पार्टी ने देश की उन्नति कराई, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, उसकी रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस का एक एक सिपाही, राहुल जी ने भी कहा ये बात। अब रही बात जीत हार की, मैं मानता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में एहसास था लोगों के सद्भाव का, व्यवहार का, सत्कार का, लोगों का जुड़ाव का, भीड़ का, ऐसे जो इनने सवाल किया, रिजल्ट वैसे नहीं है, तो इसका मतलब प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं हम सबके लिए ये प्रश्न है, कांग्रेस के लिए भी, हम सबके लिए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, तो मैं अनुरोध ये था कि अभी कांग्रेस पार्टी की 2-3 दिन में सीईसी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है, राष्ट्रीय इलेक्शन भी कहां से लड़ेंगे और कौन कौन कहां प्रत्याशी स्पष्ट होगा, और मैं मानता हूं कि आपकी जो भावना है उसका सम्मान है। अध्यक्ष जी, एक मिनट। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में या देश के संदर्भ में? तो यहाँ गठबंधन को लेके जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इनके साथ हमें जाना चाहिए, गंभीरता से बात चल रही है, और जो जैसे एसपी के साथ एक आपने खबर आई होगी, तो वो भी एक अपनी उसी भावना के अनुरूप हुआ है, और बाकी भी जिससे भी करना पड़ेगा। एक वोट ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ। आखिरी एक मिनट, आप पहला राउंड में अलग, पहले राउंड बाद में जुड़ेंगे। यहाँ मालवा क्षेत्र में जमीन के अधिग्रहण हो रहे हैं काफी मात्रा में। हाँ, और उन अधिग्रहण में किसान असंतुष्ट है। कहीं लैंड पुलिंग के नाम पे अधिग्रहण हो रहा है, कहीं पैसे कम दिए जा रहे हैं, रेलवे लाइन का अधिग्रहण हो रहा है, इंदौर के आसपास बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें किसान सारे असंतुष्ट है। ऐसे में कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? आप 12 साल बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं। 12 साल बाद सितंबर 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में और राज्यसभा में एक प्रगतिशील और मैं समझता हूं क्रांतिकारी कानून पारित हुआ, जो 1894 का कानून में संशोधन नहीं पर पूरे तरीके से बदला, उसको उखाड़ कर फेंक दिया और नया मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में मुआवजा दुगना होगा। और भी बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पर सबसे मुख्य प्रावधान यही है, मुआवजा के। एक मिनट यार, खत्म तो करने दो। क्या हुआ? हमारी सरकार चली गई 2014 में, और 15 में मोदी जी लाए कि ये पूरा कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
हमारे पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। हम उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इन संशोधन के खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई। ये संशोधन को वापस लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2 ही ऐसे मिसाल हैं जहां उन्होंने कहा है और जो उन्होंने विधेयक पेश किया था उसको वापस लेना पड़ा। एक तो 3 काले कानून आप जानते हैं, उनको वापस लेना पड़ा मजबूरी में, और दूसरा जो भूमि अधिग्रहण को लेकर कल भी ये बात उठी और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कराया कि कांग्रेस पार्टी की नीति ये है कि 2013 के कानून के प्रावधान को हम पूरी तरीके से लागू करेंगे और कोई ऐसा प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राज्य सरकारों से उसको कमजोर करने के लिए। मोदी जी ने क्या किया, केंद्रीय स्तर पर हम संशोधन नहीं ला सकते, पर अब राज्यों को संशोधन लाना है, वो मुक्त है, वो ला सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये केंद्रीय कानून है। संविधान के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा, और भूमि अधिग्रहण ऐसा विषय है केंद्रीय हमारे संविधान में जो समतल लिस्ट में है, यानी कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, पर कानून जो लाया गया है पार्लियामेंट में पारित हुआ है। तो मैं आपको फिर से कहूंगा, 2013 का कानून जो बनाया गया था उसको हम पूरी तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध है, ये हमारी गारंटी है। हाँ जी, सर मेरा ये निवेदन था आपसे, एक आपसे तो माइक इनके हाथ में है। हाँ। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, इंडिया जो गठबंधन है उसको आप किस स्तर पर देख रहे हैं देश भर में, क्योंकि अब 23 जून को पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई 17 और 18 जुलाई, मुंबई में तीसरी बैठक हुई अगस्त और पहले, और चौथी बैठक दिल्ली में हुई 19 दिसंबर। 28 पार्टियां थी और इसका एक नतीजा ये था कि अचानक प्रधानमंत्री ने मरे हुए एनडीए को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन की घोषणा की गई थी तब इंडिया से 2 आई निकालो, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। इंडिया से पहला आई निकालो और चौथा आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। तो एनडीए को इन्होंने पुनर्जीवित किया। 28 पार्टियां थी। इन 28 पार्टियों में से एक पार्टी के नेता ने पलटी कर दी। उनका इतिहास ही पलटी का पलटी है, वो तो पलटी के उस्ताद हैं। तो 28 पार्टियां 27 बन गई और एक और पार्टी इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई, तो हम 26 हो गए। पर मैं कह दूं, ये 26 पार्टियां मजबूत पार्टियां हैं और ये जो दूसरी पार्टी जो गई है, असली लोकदल हमारे साथ है, ये नकली लोकदल गए हैं। ये आरएलडी जो है सिर्फ नाम में राष्ट्रीय लोकदल है, पर असली बात यह है कि ये नकली लोकदल है। हम अलीगढ़ में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक दिन हम रहे अलीगढ़ में, जो बैनर थे, पोस्टर थे, सारे के सारे लोकदल की ओर से लगाए गए थे। चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न दिया गया है, इंदिरा गांधी, ये असली लोकदल है, वो हमारे साथ है। तो 28 पार्टियों में से 26 पार्टियां हमारे साथ हैं। अभी महाराष्ट्र में 1-2 पार्टियां भी आएंगी हमारे साथ, तो 28 ही हो सकते हैं या 29 हो सकती है। हम मजबूत हैं। जम्मू और कश्मीर में हमारा सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ देरी हुई है, पर और सभी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग की बात को अंतिम रूप दे दी है। सिर्फ 2 राज्य बाकी हैं, पश्चिम बंगाल और जम्मू।
Mamata Banerjee is part of the India group. The left parties are also part of the India group. Mamata Banerjee attended Patna, Mumbai. Her priority is to defeat the BJP and strengthen India. That is also the priority of the Congress party. We are hopeful that some middle path will be worked out. Let us see. We are trying our best. तेलंगाना में है, उन्होंने कहा कि ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं, ये मेरी खबर आते हैं क्योंकि मैं इनके स्कैम्स को उजागर करता हूँ और इन लोगों को जब ये सत्ता में थे, ये गिफ्ट मिलते थे, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते थे और मैं आज अपनी तनख्वाह को भी लोगों के लिए डोनेट कर देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और जो सच्चाई है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 10 साल में जो अन्यायकाल हुआ है हमारे देश में, किसानों के खिलाफ, युवकों के खिलाफ, नारी के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है, क्या ये विश्वासघात नहीं है? परिवार के प्रमुख ऐसा व्यवहार करेंगे जो अपने आप को 140 करोड़ भारतवासियों के प्रमुख समझते हैं? क्या ऐसा व्यवहार करेंगे? ऐसा अन्याय होगा? जो आप पिछले एक हफ्ते में देखिए, ड्रोन से आंसू गैस फोड़े जा रहे हैं किसानों पर। किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। एक तरफ चंदादाता का सम्मान और दूसरे तरफ अन्नदाता का अपमान। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ देखिए, जिस गैर लोकतांत्रिक तरीके से महापौर का चुनाव कराया गया बीजेपी की ओर से। तो ये प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं, मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री के पद के लिए एक सम्मान होता है, पर सम्मान डिमांड नहीं किया जाता है, सम्मान कमाया जाता है भाषा से, बोली से, अपनी कथनी से और करनी से। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना इनकी कथनी ना इनकी करनी हमें कुछ कारण देता है कि हम इनको सम्मान करें। प्रधानमंत्री के पद को हम सम्मान करते हैं, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद को, पर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद में बैठता है, कथनी और करनी दोनों ऐसी होनी चाहिए ताकि सब लोग उनका सम्मान करें। आखिरी सवाल जीतू पटवारी जी से। मध्य प्रदेश में तुम्हारा जो मालवा निवास से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप पिछली बार का उत्साह, क्या रिजल्ट देखा और इस बार फिर से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं एक बार फिर कह दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय यात्रा, चुनावी यात्रा नहीं रहे, ये एक वैचारिक यात्रा है। लंबी समय तक हम ऐसी यात्राएं निकालते रहेंगे क्योंकि ये विचारधारा का मुकाबला है। हम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, ये हमें पहले करना चाहिए था, मैं स्वीकार करता हूं, कुछ देरी हुई है। इस विचारधारा के मुकाबले में कुछ देरी हुई है, पर शुरुआत तो हुई है भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। चुनाव के रिजल्ट कभी हमारे पक्ष में होते हैं, कभी हम हारते हैं। कर्नाटक में हम जीते, तेलंगाना में हम जीते, मध्य प्रदेश में हम हारे, राजस्थान में हम जीत नहीं पाए, शेर इतना फर्क नहीं था। पर चुनाव हारेंगे जीतेंगे। पर एक बात याद रखें, भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हमारे संगठन में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा आती है। हमेशा हमारे कार्यकर्ता सड़क में आते हैं। एक मिनट यार, मुझे बात खत्म तो करने दो, रनिंग कमेंट्री मत दीजिएगा यार। तो हमारे संगठन में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में एक नई ऊर्जा आती है, नई शक्ति दिखाई देती है और एक हमारे नेताओं को भी एक मौका मिलता है कनेक्ट करने का। तो ऐसी यात्रा, ये आखिरी यात्रा नहीं है। हम जीतेंगे 2024 की लोकसभा और उसके बाद कोई यात्रा नहीं होगा, ये नहीं है। ये यात्राएं चलती रहेंगी।
क्योंकि ये लंबी समय तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएसएस का प्रोजेक्ट जो है पिछले 70 साल से चल रहा है। हम सत्ता में रहे थे, हम भूल गए कि एक मैं स्वीकारता हूं कि ये एक वैचारिक मुकाबला है, एक वैचारिक जंग है। चुनाव हम हारेंगे जीतेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, पर विचार का जो मुकाबला है इसमें हमारी ओर से कुछ कमी थी और वो पूरा कर रहे हैं राहुल जी भारत जोड़ो से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। शुक्रिया। अभी भोजन आपका इंतजार कर रहा है, भोजन आपका इंतजार कर रहा है, भोजन आपका इंतजार कर रहा है।